बल्लारपूर येथील साईबाबा वाड्यात राहणाऱ्या रुची कुडवे या मुलीचा ब्राह्मण समाजातील सूरज चोबी या मुलाशी प्रेमविवाह सन 2015 ला झाला व त्यानंतर नोंदणीकृत विवाह 2018 ला झाला। पण मुलगी ही दलित समाजाची असल्याने सूरज चोबी या ब्राह्मण परिवाराने मुलीला घरात घेण्यास मनाई केली व ती मुलगी दलित समाजाची व नीच आहे, तिला घरात घेशील तर तुला सुद्धा घरातून हाकलून देईल, अशा प्रकारच्या धमक्या पती सूरज चोबीला मिळायच्या। त्यामुळे तो मुलीच्या माहेरी येऊन राहायचा व स्वतःच्या घरी सुद्धा ये जा राहायचा। या दरम्यान सूरज चोबी हा आपल्या सासूला कामधंद्यासाठी पैसे मागायचा। त्यामुळे मुलीच्या आईने आपला जावई म्हणून जवळपास 50,000 रुपये त्याला टप्प्याटप्प्याने कधी सोने विकून तर कधी नातेवाईकांना मागून दिले। पण जेव्हा मुलीच्या आईने नंतर पैसे देण्यास नकार दिल्याने सूरज चोबीने सासूला बायकोला जातीवाचक शिवीगाळ करणे सुरू केले। त्यामुळे सन 2019 ला त्यांच्या विरोधात पत्नी रुचीने जातीवाचक शिवीगाळ केल्याने बल्लारपूर पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करून गुन्हा दाखल केला। लड़की हूँ और मैंने सूरज चौबे नाम के ब्राह्मण युवक से शादी की। 2015 में हमारी शादी हुई और जो रजिस्टर्ड मैरिज है वो 2018 में हुई। तो उसके परिवार को पहले से ही मैं नहीं चाहिए थी, क्योंकि मैं दूसरी जात की हूँ, मतलब उनसे छोटी जात की उनके हिसाब से मैं क्योंकि जब भी वो मुझे अपने घर लेके जाता तो वो हकाल देते, गाली गलौज करके नीच जाती, ढेर चमार ये सब बोल के उसके घर वाले मुझे हकाल लेते थे घर से। तो उन्होंने कभी भी मुझे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सिर्फ मेरी जात अलग है, मैं दलित समाज से हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया। उसके बाद में क्या हुआ कि सूरज ने मतलब वो हमारे ही घर पे रहता था और अपने मम्मी पापा के घर पे वो उनसे मिलने के लिए भी जाता था। तो इस दौरान उसने मेरी मम्मी से काफ़ी पैसे ले लिए, कम से कम 5 लाख तक उसने मेरी मम्मी से ले लिए और पैसे देने से इनकार करने पर वो भी फिर जातिवाचक गालियाँ वगैरह देने लगा। तो उसका टॉर्चर इतना बढ़ गया कि वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। उसके बाद में फिर मैंने बल्लारशाह पुलिस स्टेशन में 2019 में एक पुलिस कंप्लेंट की थी और पुलिस कंप्लेंट करने के बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हुई और फिर सितंबर महीने में मैं यूएई चली गई। यूएई जाने के बाद में उसने मेरे घर वालों से कांटेक्ट किया। उसने बोला कि वो अब अच्छे से रहेगा, एक पति का फ़र्ज़ निभाएगा और जातिवाद बिल्कुल आने नहीं देगा इस रिश्ते में, और सारे जो काम है वो लीगल काम करेगा और मुझे एक पत्नी का सम्मान देगा। तो ये सारे वादे उसने मेरी मम्मी से किए थे। फिर उसने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे भी सारी चीज़ें उसने सेम कही थी, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुई। 8-10 दिन वो मुझे कन्विंस करता रहा, मैं कन्विंस नहीं हुई। तो फिर वो राजूरा नदी पे जाके उसने अपने घर वालों की सबकी कसम खाई। कसम खाने के बाद में उसने कहा कि अगर तुम नहीं आई तो मैं कूद जाऊँगी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक इसको चांस देते हैं, और उसके मरने का भी डर था। मैंने सोचा अगर सही में मर गया तो वो ना मरे, इसके लिए मैं वापस बल्लारशाह आई। तो 24 ही आई और 24 को ही फिर से मैं उसके घर पे गई। तो घर पे जाने के बाद में फिर से वही हाल था। तो वो मुझे अलग से किराए के घर में लेके रहने लगा, लेकिन तीसरे चौथे दिन से फिर से उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया। बोलता था कि तेरी वजह से मेरे ऊपर में केस वगैरह ये सब हो गया है। तो और घर का सामान वगैरह वो फोड़ता था। तो ये व्यवहार देख के मैं जब अपना सामान पैक करने लगती तो वो सुसाइड नोट लिखता। तो इस तरीके के मेरे पास में से सुसाइड नोट्स है, तो इस तरीके के वो सुसाइड नोट्स वगैरह लिखता था और बोलता, एक तो मुझे जाने नहीं देता था। ठीक है, तो सुसाइड नोट हाँ। तो फिर उसने कहा कि अगर मैं मतलब प्रेग्नेंट हो जाऊंगी या एक बच्चा हो जाएगा तो उसके मम्मी पापा मुझे स्वीकार कर लेंगे। तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद में भी उसके घर वालों को जब पता चला तो उनका टॉर्चर जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। वो गर्भपात के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगे। उसके घर वाले, उसके मम्मी पापा, उसकी दोनों बहनें, उसके जीजा, सब लोग गर्भपात के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करने लगे। तो स्टार्टिंग में तो उसने मुझे प्रेशराइज़ नहीं किया था गर्भपात के लिए, लेकिन उन घर वालों का व्यवहार देख के वो भी, उसका भी माइंड उस तरीके से चलने लगा। और इवन उसके जीजा जब मेरे घर पर आए थे तो उन्होंने मुझे मारा भी, ठीक है। और फिर सूरज का भी व्यवहार बहुत बदल गया। वो भी गर्भपात के लिए बहुत ज़बरदस्ती करने लगा और उसने फिर गोलियां ला कर दी, मुझे गोलियां ला कर देना स्टार्ट किया। तो 11 मार्च को जो है उसने मुझे फर्स्ट गोली ला के दी गर्भपात के लिए और ज़बरदस्ती खिलाने का प्रयत्न किया। तो उसके बाद में मैं उसी दिन मैं अपनी मम्मी के यहाँ पे चली आई, क्योंकि मुझे एबॉर्शन नहीं कराना था। तो आने के बाद में भी उसके टॉर्चर कम नहीं हुए। मेरे घर पे आकर उसने मुझे फिर से गर्भपात के लिए टॉर्चर किया और गोलियां घर पे लाकर देना स्टार्ट किया। 15 तारीख को फिर से उसने गोली ला के दी। उस समय मैं घर पे नहीं थी
तो अभी मेरी डिमांड ये है कि कोर्ट ने जो है उसका बेल कैंसिल कर दिया है, ठीक है, रेफ्यूज़ कर दिया है उसका बेल, तो पुलिस उसको पकड़ने में अभी भी असमर्थ है, ठीक है। और जब पुलिस से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बलाशा में नहीं है, लेकिन वो बलाशा में ही है, मेरा आमना सामना होता है, ठीक है, मुझे धमकाया जाता है। और मैं ये सोचती हूँ कि पब्लिक प्लेस पे अगर वो मुझे धमका सकता है तो मतलब कि अगर उसने मेरे ऊपर अटैक किया तो बच्चे की जान को खतरा है, मतलब मेरी जान को तो खतरा है ही, लेकिन बच्चे की जान को खतरा है। और इस दौरान अभी मेरा 9वां महीना शुरू है, और 9वां महीना शुरू होने के बावजूद अगर मेरी मतलब कि मुझे पेन अगर रात में आते हैं और वो एकदम नज़र रखवाए हुए हैं मेरे घर के ऊपर, तो अगर मुझे पेन रात में आते हैं और फिर उस हालत में अगर उसने मुझ पर अटैक किया तो मेरी मौत का या फिर मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? तो मैं ये चाहती हूँ कि पहले तो उसको अटैक किया जाए। और एफडीए वालों के पास भी मेरी कंप्लेंट पेंडिंग में है। अगर अवैध गोली बेचना अपराध है तो अवैध गोली खरीदना भी अपराध है। तो मैं चाहती हूँ कि एफडीए वाले उसके ऊपर कार्रवाई करें, और जो उसने अवैध रूप से गोलियाँ लाई है उस चीज़ के ऊपर वो स्ट्रांगली एक्शन ले।